एक सिंपल सवाल, अगर आज कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर घर पे कोई अर्जेंट रिपेयर आ जाए या फैमिली में ट्रैवल प्लान करना हो, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या आपने कभी सोचा है? रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होता है इमरजेंसी फंड। पर सवाल ये है कि कितना होना चाहिए और ये कैसे बनाए और कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, रिटायरमेंट के बाद पैसा होता है, जरूर होता है, पर लिक्विडिटी नहीं होती है। फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी सब होता है, इन सब में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है तब आप इन सब को लिक्विडेट करोगे या आपका कोई सेपरेट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और गलती यही होती है, लोग इमरजेंसी के टाइम पर अपना जो जमा पूंजी होती है रिटायरमेंट के टाइम पे जो यूज होगी उसको बेचते हैं, वो यूज करते हैं। फिर होता क्या है कि आपका जो रिटायरमेंट फंड है उसमें गैप आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन देने वाला फंड है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। चलो एक सिंपल लॉजिक समझते हैं। अगर आप वर्किंग हो, यानी कि आप 25 से 40-50 साल की उम्र में हो, तो कम से कम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप रिटायर होने वाले हो या हो चुके हो तो 12 मंथ एक्सपेंसेस का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हमारी रिसेंटली एक वीडियो थी, उसमें किसी ने कमेंट किया, मैडम ये बताइए कि 6 मंथ्स और 12 मंथ्स कैसे लिए आपने? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जॉब के टाइम पर आपकी इनकम आ रही होती है ना, तो 6 मंथ्स में अज्यूम करते हैं कि अगर आपकी नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, फिजिकल इलनेस हो गई है, मेडिकल इलनेस हो गई है, तो भी 6 मंथ्स के अंदर आप फिर से खड़े हो सकते हो। लेकिन रिटायरमेंट में इनकम रुक जाती है, तो प्रॉब्लम्स नहीं और मेडिकल बिल्स भी मोटे आते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस या कह सकते हैं जमा पूंजी एक बार में खराब हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपना इमरजेंसी फंड रखें और कम से कम 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस का रखें। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका मंथली एक्सपेंस है 60,000 रुपीज़ है और आप हैं वर्किंग फेज में, यानी कि आप काम कर रहे हैं और आपके पास इनकम हर महीने आ रही है, तो आपका इमरजेंसी फंड कितना होगा? 60,000 रुपीज़ इंटू 6 इक्वल टू 3.6 लाख। अगर आप रिटायर्ड फेज में हैं तो कितना बनेगा? 60,000 इंटू 12 इक्वल टू 7.2 लाख। अगर 1 लाख रुपए की मंथली लाइफस्टाइल है तो रिटायरमेंट में इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? कम से कम 12 लाख रुपए। ठीक है, इमरजेंसी फंड का काम शॉक एब्जॉर्ब करना है, शॉक देना नहीं। ठीक है, तो इतना रखिए कि उससे आपको कोई शॉक ना लग जाए कि मैंने इमरजेंसी के लिए पैसे रखे थे लेकिन वो कम पड़ गए, ऐसी प्रॉब्लम ना है। इसलिए एप्रोप्रिएट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैम ये 7.2 लाख ही क्यों, है ना? बिकॉज रिटायरमेंट एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। अगर हर इमरजेंसी पर आप अपना इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपकी जो पूरी कैलकुलेशन है रिटायरमेंट फंड की वो बिगड़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में डबल डैमेज हो सकता है। एक तो इमरजेंसी आई, उसमें तो पैसे गए, दूसरा आपको सपोज मार्केट डाउन था और उसमें आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, तो आपको जो रिटर्न कमा सकते थे वो रिटर्न भी गया, तो ओवरऑल आपको डबल लॉस हुआ। तो ये क्या हुआ? लॉस प्लस पैनिक मोड ऑन हो जाएगा आपका। इमरजेंसी फंड इज नॉट फॉर रिटर्न जनरेटिंग। आप इसमें ये मत देखो कितना मिलने वाला है, बल्कि इट इज पीस जनरेटिंग। आपको शांति रहती है कि हाँ मैंने अपने पैसे अलग रख रखे ताकि जब भी मेरे को इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं इस पे से पैसे तुरंत निकाल लूंगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना है ये तो समझ में आ गया क्या, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करके रखें? घर में कैश तो रख नहीं सकते, तो कहाँ रखना चाहिए? तो इमरजेंसी फंड को सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्सेस जोन में रखना चाहिए, प्लेस वेयर पैसा तुरंत मिल जाए, वो भी बिना रिस्क के। तो बेस्ट पार्किंग स्पॉट्स क्या हुए? ऑप्शन नंबर 1 होता है आपका हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। देखो, इमरजेंसी का मतलब ही होता है अभी के अभी। जैसे अभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई फैमिली के अंदर सडन कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई एफडी में कितना रिटर्न मिल रहा है, म्यूचुअल फंड्स में कितना रिटर्न मिल रहा है। आप सोचोगे कि ऐसा सोर्स जिसमें मेरे को तुरंत कैश हाथ में आ जाए ना, वो सोर्स बेस्ट है। सिर्फ एक स्टेटमेंट याद आता है, पैसा अभी चाहिए।
इसीलिए इमरजेंसी फंड का फर्स्ट लेयर ही होना चाहिए हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। यहाँ पैसा सेम सेकंड में मिल जाता है, चाहे आप यूपीआई करो, एटीएम से निकालो, आईएमपीएस करो, इंस्टेंट। और कुछ बैंक्स में तो 6 से 7% का भी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो फिर आप सिंपल बात याद रखिए, इमरजेंसी में स्पीड मैटर करती है, ना कि रिटर्न। अब मैं आपको ना अपना फेवरेट हैक बताती हूँ, स्वीप एंड एफडी। इसका लॉजिक ना बहुत बहुत सिंपल है। आप अपना पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वो उसकी ऑटोमेटिकली बैंक क्या करता है, एफडी कर लेता है। और इसमें जब आपको इमरजेंसी पड़ती है और आप जब भी चाहे आप एफडी को तोड़ सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती अगर आप एफडी जल्दी भी तोड़ते हैं तो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लिक्विडिटी मिल गई सेविंग अकाउंट जैसी, और आपको ब्याज या इंटरेस्ट या रिटर्न बोल सकते हैं वो मिला है एफडी जैसा। अगर आपको इमरजेंसी में 1 से 2 लाख रुपए की सडन रिक्वायरमेंट हो जाए तो बेस्ट सोर्स क्या रहेगा आपके लिए, स्वीप इन। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको एफडी की रिटर्न प्लस सेविंग्स की एक्सेसिबिलिटी दोनों मिल गए स्वीप एंड एफडी में। अब जो तीसरा ऑप्शन है ना, वो बहुत ही स्मार्ट लोगों के लिए होता है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास जब भी चाहे इमरजेंसी के लिए पैसा भी आ जाए और रिटर्न्स भी ज्यादा आ जाए। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ये क्या करता है, आपका पैसा सिक्योर रखता है। सिक्योरिटी तो हमें पसंद है, और एफडी से थोड़ा ज्यादा ही रिटर्न आता है, वो भी लो रिस्क के साथ। और विड्रॉल का टाइम होता है ऑलमोस्ट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में आपके पास पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। इसका बेस्ट यूज केस कब हो सकता है, अगर आपका 2 से 6 महीने का बफर रखना है, जैसे कि हो गया जॉब लॉस या अर्जेंट रिपेयर या मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने हैं, ये सब के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन बनता है। ऐसा नहीं कि तुरंत चाहिए तो नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे में आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका पैसा ग्रो भी कर रहा है और रिस्क भी 0 के आसपास हो गया। तो लिक्विड फंड इज द परफेक्ट मिडिल पाथ। मेरी फेवरेट लाइन है इसके लिए, लिक्विड फंड इज इक्वल्स टू एफडी का एजुकेटेड वर्जन। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन थोड़ा लार्ज इमरजेंसी कॉर्पस वाले लोगों के लिए है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये उन लोगों के लिए है जिनका इमरजेंसी फंड 5 से 10 लाख से ज्यादा का होता है। रिटर्न लिक्विड फंड से थोड़ा सा बेटर ही होते हैं, इसमें रिस्क उतना ही लो होता है और पैसा जो है वो 1 से 3 दिन में मिल जाता है। इस फंड का लॉजिक सिंपल है, आपका इमरजेंसी फंड सेफ भी रहेगा और थोड़ा थोड़ा करके ग्रो भी होता रहेगा। अगर आप रिटायर्ड हो या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं तो ये ऑप्शन लॉन्ग टर्म में ना कंफर्टेबल लगता है। अब ऑप्शन नंबर 5 है कैश एट होम। देखो, जितना भी डिजिटल हो जाओ, इंडिया में इमरजेंसी के टाइम पे एक चीज हमेशा काम आती है, वो है कैश। एम्बुलेंस बुलानी हो, मेडिसिन अभी चाहिए, या कार्ड मशीन डाउन हो गई हो, तो कैश ही आपका लाइफ सेवियर बनता है। बट कैश में पूरा इमरजेंसी फंड कभी मत रखना। मैक्सिमम 10% ऑफ इमरजेंसी फंड आप रख सकते हैं, बिकॉज कैश में रिटर्न 0 होता है, इन्फ्लेशन हाई है, प्लस घर में रिस्क अलग हो जाता है। तो थंब रूल ये है कि थोड़ा कैश रखो, पर कैश पे पूरी तरह डिपेंडेंट भी मत हो। इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में मत डालना, इमरजेंसी और रिस्क साथ में अच्छे नहीं लगते हैं। तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिए। अब अपन चलते व्हाट नॉट टू काउंट एज इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड नहीं होते हैं। क्रेडिट कार्ड लिमिट, आपका गोल्ड ज्वेलरी, आपकी प्रॉपर्टी सेल, पीएफ विड्रॉल, पर्सनल लोन, ये सब इमरजेंसी फंड्स नहीं है। इमरजेंसी में स्ट्रेस फ्री मनी होना चाहिए, नॉट सिचुएशन वर्स करने वाला पैसा। अगर आपकी सिचुएशन और वर्स हो रही है, आप लोन ले रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी फंड स्मार्टली इन्वेस्ट करके रखनी चाहिए आपको। रिटायरमेंट में 2 चीजें बर्बाद करती हैं, याद रखिएगा। एक, इमरजेंसी विदाउट मनी, दूसरा मनी विदाउट प्लान।
अब अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए सेफ्टी, और मैं आपको एक सिंपल इमरजेंसी शीट दूंगी। आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ये मेरा मंथली एक्सपेंस है, तो मेरे को कितना इमरजेंसी फंड चाहिए होगा, और उसके अलावा आपको बेस्ट सोर्सेज भी एलोकेशन वाइज हम करके दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर, प्लीज़ बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर दे सकूं। नमस्ते, हैप्पी रिटायरमेंट।